नमस्कार। कूटनीति और युद्ध की जो ये जटिल दुनिया है, इसमें कभी-कभी एक घटना वो पूरे समीकरण को बदल सकती है। जैसे युद्ध रणनीतिकार सुन त्सू ने कहा था, युद्ध की सर्वोच्च कला शत्रु को बिना लड़े ही वश में कर लेना है। तो क्या दोहा में वार्ताकारों को निशाना बनाना इसी का एक कह सकते हैं आधुनिक और शायद क्रूर रूप है? मतलब बातचीत के युद्ध को ही बाधित करके बढ़त हासिल करना। आज हम इसी सवाल के इर्द गिर्द थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हम कतर की राजधानी दोहा में हुए हालिया इजरायली हवाई हमले का विश्लेषण कर रहे हैं। हमारी ये चर्चा इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक लेख पर आधारित है और हमारा लक्ष्य है इस घटना के अलग-अलग पहलुओं को समझना, इसके पीछे की रणनीति और इसके क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्या असर हो सकते हैं वो देखना। ये विषय खास तौर पर यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए आप जानते महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सुरक्षा से जुड़े कई अहम मुद्दों को छूता है। हाँ, आपने बिल्कुल सही भूमिका बांधी। ये घटना वाकई कई मायनों में असाधारण है। पहली बार इजराइल ने किसी खाड़ी अरब देश पर सीधा हमला किया है, और वो भी कतर जैसे देश पर, जो अमेरिका का एक अहम सहयोगी है और मध्य पूर्व में अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य अड्डे अल उदीद एयरबेस की मेजबानी भी करता है। तो इस हमले ने, देखिए, मध्य पूर्व की जो पहले से ही जटिल भू राजनीति है उसमें एक नया पेंच डाल दिया है, जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इस घटना के जो तथ्य हैं उन्हें समझ लेते हैं। जी। हुआ ये कि मंगलवार को इजरायली जेट विमानों ने दोहा में एक इमारत को निशाना बनाया। अक्टूबर 2023 के बाद से कतर 7वां देश बन गया है जिस पर इजराइल ने बमबारी की है। अच्छा, इजराइल का आधिकारिक बयान क्या था इस पर? देखिए, इजराइल ने कहा कि उन्होंने हमास के एक प्रतिनिधिमंडल को निशाना बनाया। ये प्रतिनिधिमंडल कतर की मेज़बानी में था और इजराइल और अमेरिका के साथ वो बातचीत का हिस्सा भी था। और विडंबना ये है, जैसा आपने पहले इशारा किया, कि ये हमला ठीक उस समय हुआ जब हमास के नेता वॉशिंगटन द्वारा प्रस्तावित नवीनतम युद्ध विराम प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया तय करने के लिए बैठक कर रहे थे। और इस हमले का नतीजा क्या रहा? क्या निशाना सटीक लगा? मतलब जो वो चाह रहे थे वैसा हुआ? हमले में हमास के 5 सदस्य मारे गए, साथ ही कतर की आंतरिक सुरक्षा का एक सदस्य भी मारा गया। हालांकि जो शुरुआती रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक हमास की जो मुख्य वार्ताकार टीम थी, जो असल में युद्ध विराम पर चर्चा कर रही थी, वो इस हमले में बच गई। लेकिन इसके तुरंत बाद अमेरिका में जो इजरायली राजदूत हैं, येचियल लीटर, उनका फॉक्स न्यूज़ पर दिया बयान काफ़ी कुछ कहता है। उन्होंने कहा, अगर हमने उन्हें इस बार नहीं पकड़ा तो अगली बार पकड़ लेंगे। तो ये एक तरह से आप समझ सकते हैं भविष्य के लिए भी संकेत देता है। ये बयान वाकई कठोर है और इरादे काफी हद तक साफ कर देता है। अब इजराइल के तर्क और रणनीति पर आते हैं। आधिकारिक तौर पर तो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे 8 सितंबर को यरूशलेम में हुई गोलीबारी का बदला बताया और साथ ही 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के बाद हमास को खत्म करने के बड़े ऑपरेशन का हिस्सा भी बताया। लेकिन क्या मामला सिर्फ इतना ही है? क्या ये सिर्फ एक प्रतिक्रिया है? देखिए, सतही तौर पर यह बदला लेने की कार्रवाई लग सकती है, बिल्कुल। लेकिन हमले के लक्ष्य को देखिए, वार्ताकार, स्थान देखिए, एक अमेरिकी सहयोगी की राजधानी, समय देखिए, युद्ध विराम वार्ता के बिल्कुल बीच में, और इसका जो अभूतपूर्व जोखिम है, मतलब एक प्रमुख अमेरिकी सहयोगी पर हमला करना, इन सबको देखते हुए यह मानना थोड़ा मुश्किल है कि यह सिर्फ एक तात्कालिक प्रतिक्रिया थी। इसके पीछे एक गहरी और सोची समझी रणनीति नजर आती है। अच्छा, तो वो गहरी रणनीति क्या हो सकती है? क्या कोई पैटर्न उभर रहा है यहाँ पर? इजराइल जानबूझकर उन तीसरे पक्षों के साथ अमेरिकी नेतृत्व वाली वार्ताओं में हिंसक रूप से बाधा डाल रहा है, जिन्हें वो अपना दुश्मन मानता है। और ये बाधा डालने का तरीका क्या है? सीधे वार्ताकारों को निशाना बनाना। याद कीजिए, जून में जब अमेरिका तेहरान के साथ परमाणु वार्ता फिर से शुरू करने की कोशिश कर रहा था, तब इजराइल ने ईरान पर हमला किया था। तब इजराइल का तर्क था कि ईरान को कमजोर करके वो एक तरह से अमेरिका की सौदेबाजी की स्थिति को मजबूत कर रहा है। हाँ, मुझे याद है, लेकिन असल में तो उन हमलों के बाद से अमेरिका ईरान वार्ता ठप ही पड़ गई। बिल्कुल, नतीजा तो यही निकला। तो आप कह सकते हैं कि दोहा हमला भी शायद उसी कड़ी का हिस्सा है, यानी अमेरिकी मध्यस्थता वाली युद्ध विराम वार्ता को पटरी से उतारना। तो ये हमला गाजा में युद्ध विराम को लेकर नेतन्याहू की अनिच्छा को दिखाता है। काफी हद तक ये उनकी गहरी अनिच्छा को उजागर करता है, भले ही वो युद्ध विराम अमेरिका द्वारा ही क्यों ना लाया जा रहा हो। सोचिए, अगर हमास इस हफ्ते अमेरिकी प्रस्ताव मान लेता तो इस साल ये दूसरा युद्ध विराम होता।
पहला युद्ध विराम जनवरी में हुआ था, लेकिन मार्च में इजराइल ने ये कहते हुए उसे तोड़ दिया कि हमास शर्तों का पालन नहीं कर रहा, और फिर उसके बाद गाजा पट्टी के बड़े हिस्सों पर कब्जा करने के लिए नया हमला शुरू कर दिया। और इस हमले का समय भी, जैसा आपने पहले बताया, गाजा शहर पर नियंत्रण करने के इजरायली ऑपरेशन के ठीक बाद का है। क्या इन दोनों में कोई सीधा संबंध है? 10 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी शरण लिए हुए हैं, जिन्हें पहले उत्तर खाली करने का आदेश दिया गया था। तो ऐसा लगता है कि ये हमला गाजा के बाकी बचे फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर पूरी तरह कब्जा करने की इजरायली रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि कोई भी सैन्य अभियान में रुकावट, जैसे कि युद्ध विराम, वो इस विस्तारवादी योजना पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा सकती है, और शायद इजराइल को दोबारा ऐसा मौका ना मिले। हाँ, और मई में नेतन्याहू का वो बयान भी तो था जिसमें उन्होंने कहा था कि बंधकों की रिहाई हो भी जाए तब भी गाजा में युद्ध जारी रहेगा, क्योंकि लक्ष्य हमास का पूर्ण उन्मूलन है। अगस्त में इसके खिलाफ इजराइल में बड़े प्रदर्शन भी हुए थे। हाँ, बिल्कुल। और उन प्रदर्शनों के बावजूद नेतन्याहू अपनी रणनीति पर कायम दिखते हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने ये आकलन किया है कि युद्ध विराम वार्ता को बाधित करने से जो फायदा मिलेगा, वो खाड़ी में एक अमेरिकी सहयोगी पर हमला करने के राजनीतिक और कूटनीतिक जोखिमों से कहीं ज्यादा है। उन्होंने हमले की पूरी जिम्मेदारी भी ली और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सूचित भी किया कि इजराइल शांति चाहता है और ये हमला उसी लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेगा। ये तर्क थोड़ा कह सकते हैं विरोधाभासी लगता है, हमला करके शांति हासिल करना। खैर, अमेरिका की प्रतिक्रिया क्या रही इस पर? क्या उन्होंने अपने सहयोगी पर हमले की निंदा की खोलकर? जैसी उम्मीद थी वैसी ही थी। ट्रंप प्रशासन ने इजराइल की कार्रवाई पर खेद जताया, इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका इसमें शामिल नहीं था, लेकिन अंततः इसे स्वीकार्य मान लिया। राष्ट्रपति ट्रंप का बयान था कि हमले से इजराइल या अमेरिका के लक्ष्यों को आगे नहीं बढ़ाया गया, लेकिन साथ ही ये भी जोड़ा कि हमास का खात्मा एक योग्य उद्देश्य है। तो ये लगभग वैसा ही था जैसा जून में ईरान पर हमले के बाद कहा गया था। मतलब अफसोस जताना, खुद को अलग दिखाना, पर कार्रवाई को एक तरह से परोक्ष रूप से सहमति दे देना। बिल्कुल। यानी अमेरिका अपने सहयोगी इजराइल के कार्यों को रोकने में या तो असमर्थ है या शायद अनिच्छुक। अच्छा, अब कतर के नजरिए पर आते हैं। उनके प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया तो काफी कड़ी थी। हाँ, बहुत कड़ी प्रतिक्रिया थी। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने इसे राष्ट्रीय संत्रासवाद कहा, यानी राज्य द्वारा प्रायोजित आतंकवाद, और इसे एक निर्णायक क्षण, पिवटल मोमेंट बताया, जिसके लिए पूरे क्षेत्र से प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। उन्होंने सवाल उठाया कि ये कैसे स्वीकार्य हो सकता है कि एक मध्यस्थ देश जो आधिकारिक तौर पर बातचीत की मेजबानी कर रहा है, उसी पर दूसरा पक्ष मिसाइल से हमला कर दे। कतर अपनी मध्यस्थ की भूमिका पर हमेशा बहुत जोर देता रहा है। बिल्कुल, और ये जानना महत्वपूर्ण है कि कतर हमास नेतृत्व की मेजबानी सिर्फ अपनी मर्जी से या एक सफल क्षेत्रीय मध्यस्थ बनने की महत्वाकांक्षा से नहीं कर रहा था, बल्कि इजराइल और अमेरिका के कहने पर भी कर रहा था। याद करें, इसी तरह पहले ट्रंप प्रशासन ने कतर की मध्यस्थता का इस्तेमाल अफगानिस्तान से अमेरिकी वापसी के लिए तालिबान के साथ बातचीत करने में किया था, और प्रधानमंत्री अल थानी ने तो हमले से ठीक एक दिन पहले हमास प्रतिनिधिमंडल से मिलकर युद्ध विराम के लिए दबाव भी डाला था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमला सिर्फ गाजा युद्ध विराम वार्ता को ही निशाना नहीं बनाता, बल्कि कतर की जो एक प्रतिष्ठा है उस पर भी सीधा हमला है। निश्चित रूप से ये हमला कतर की उस छवि को, जिसे उसमें बड़ी मेहनत से बनाया है, गंभीर रूप से कमजोर करता है। एक सुरक्षित और विवेकपूर्ण मध्यस्थ की छवि जो मुश्किल और संवेदनशील वार्ताओं को संभव बना सके। कतर ने इस भूमिका के लिए, आप जानते हैं, अतीत में अन्य खाड़ी अरब देशों के साथ अपने संबंधों को भी दांव पर लगाया है। चाहे वो ईरानी सरकार हो, मिस्र में मुस्लिम ब्रदरहुड हो या गाजा में हमास, सबके साथ उसने संवाद के रास्ते खुले रखे हैं। तो इस हमले ने उस पूरी कवायद पर सवालिया निशान लगा दिया है। यहाँ एक और तुलना जरूरी लगती है। जून में ईरान ने भी कतर में स्थित अमेरिकी अल उदीद बेस के पास मिसाइलें दागी थीं। उस हमले और इस इजरायली हमले में क्या मुख्य अंतर है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, और दोनों हमलों की प्रकृति में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, ईरान का जो हमला था वो अमेरिका और इजरायली कार्रवाइयों के जवाब में एक, कह सकते हैं, प्रतीकात्मक हमला था, जिसका मकसद अपनी प्रतिरोधक क्षमता का संदेश देना था। ईरान ने हमले की पर्याप्त अग्रिम चेतावनी दी थी और ये मानकर चला गया था कि मिसाइलों को बेस तक पहुंचने से पहले ही रोक लिया जाएगा, जो हुआ भी। कतर ने उन्हें सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट किया। ईरान ने बार बार ये भी कहा कि उसका इरादा भाईचारे वाले कतर राज्य को नुकसान पहुंचाना नहीं है। अच्छा। इसके विपरीत इजराइल का हमला, ये एक वास्तविक हमला था,
बिना किसी पूर्व चेतावनी के। इजराइल ने स्पष्ट रूप से कतर को नुकसान पहुंचाने का जोखिम उठाया अगर हमास प्रतिनिधि मंडल की मेजबानी करने वाली इमारत को क्षति पहुंचती। इजराइल का घोषित इरादा नुकसान पहुंचाना था। तो संक्षेप में कहें तो ईरान जोखिम से बचने की कोशिश कर रहा था, जबकि इजराइल ने जानबूझकर जोखिम उठाया। ये अंतर दोनों देशों की रणनीति और शायद उनकी तात्कालिक क्षमताओं के बारे में भी बहुत कुछ बताता है। अब जरा क्षेत्रीय प्रतिक्रियाओं और इसके व्यापक निहितार्थों पर नजर डालते हैं। कतर ने कहा है कि वो जवाब देने का अधिकार सुरक्षित रखता है। सऊदी अरब ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। हाँ, कतर का बयान तो आया है और अधिकांश अरब और अन्य मुस्लिम देशों ने इजरायली कार्रवाई की निंदा की है। सऊदी अरब ने तो यहां तक कह दिया कि वो क्रूर इजरायली आक्रमणता का जवाब देने के लिए कतर को अपनी सभी क्षमताएं प्रदान करेगा। ये बयान अपने आप में महत्वपूर्ण है, खासकर पिछले कुछ सालों में कतर और सऊदी अरब के बीच जो तनाव रहा है उसको देखते हुए। लेकिन क्या कतर वास्तव में कोई बड़ी जवाबी कार्रवाई करेगा? आपको क्या लगता है? देखिए, इसकी संभावना कम लगती है। कतर का जवाब अगर होता भी है तो संभवतः सीमित या प्रतीकात्मक ही होगा। कतर मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य प्रणाली में गहराई से एकीकृत है। उसने हाल के वर्षों में ट्रंप प्रशासन के साथ अपने संबंध सुधारने में काफी निवेश किया है, जिसमें राष्ट्रपति को बोइंग 747 विमान उपहार में देना भी शामिल है। तो इन सब बातों को देखते हुए किसी बड़ी सैन्य प्रतिक्रिया की उम्मीद करना मुश्किल है। तो फिर इस घटना का सबसे बड़ा सबक क्या है क्षेत्र के देशों के लिए? क्या टेक अवे है? मेरे विचार में ये हमला कतर और अन्य क्षेत्रीय अरब राज्यों के लिए पिछले 2 सालों से जो एक प्रवृत्ति चल रही है उसे और पुख्ता करता है। वो ये कि इजराइल के पास अब इस क्षेत्र को एक तरफा रूप से अपनी मर्जी के मुताबिक ढालने की अभूतपूर्व शक्ति और कह सकते हैं इच्छा शक्ति है, एजेंसी है। देखिए, हमले के अगले ही दिन इजरायली संसद नेसेट के स्पीकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दोहा हमले की तस्वीर पोस्ट की और लिखा, ये पूरे मध्य पूर्व के लिए एक संदेश है। जिन खाड़ी देशों ने पिछला दशक ईरान के बढ़ते प्रभाव को खासकर उसके प्रॉक्सी नेटवर्क के जरिए संतुलित करने में बिताया, वो अब शायद इजराइल को उस शक्ति के रूप में देखने लगें जिससे संतुलन बनाने की ज्यादा जरूरत है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? क्योंकि गाजा पर हमले की वजह से इजराइल पहले से ही काफी अंतर्राष्ट्रीय आलोचना झेल रहा है। बिल्कुल, गाजा पर हमले की वैश्विक निंदा बढ़ी है और स्पेन जैसे देश इजराइल पर प्रतिबंध लगाने और उसकी निंदा करने में अधिक मुखर हुए हैं। आमतौर पर होता यह है कि यूरोपीय संघ जैसे गुट प्रतिबंधों को मध्यस्थता के जरिए समाधान निकालने में बाधा मानते हैं, लेकिन दोहा में एक मध्यस्थ देश पर सीधा हमला शायद इस दृष्टिकोण को बदल सकता है। तो इस हमले के निहितार्थ सिर्फ कतरी या अरब प्रतिक्रिया तक सीमित नहीं रहेंगे। ये संभवतः इजराइल के खिलाफ प्रतिबंधों पर यूरोपीय संघ जैसे बड़े गुटों के रुख को भी प्रभावित कर सकता है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो हम कह सकते हैं कि दोहा हमला महज एक अकेली छिटपुट घटना नहीं है। ये इजराइल की एक व्यापक क्षेत्रीय रणनीति का हिस्सा लगता है, जो अमेरिका, इजराइल, कतर संबंधों की जटिलताओं को उजागर करता है और मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन के बदलते समीकरणों की ओर भी इशारा करता है। ये हमला न केवल कूटनीतिक प्रक्रियाओं को बाधित करने की क्षमता रखता है, बल्कि क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को बदलने और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के भविष्य पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। और जैसा कि आपने शुरू में कहा था, यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए ये विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध आईआर के लिहाज से देखें तो इसमें मध्य पूर्व की भू राजनीति, राज्य प्रायोजित आतंकवाद के आरोप, मध्यस्थता की भूमिका और उसकी सीमाएं, अमेरिका सहयोगी संबंध, शक्ति संतुलन का बदलता स्वरूप, ये सब अहम पहलू हैं। ये सब मुख्य परीक्षा पेपर 2 के लिए महत्वपूर्ण है। फिर सुरक्षा, सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से आतंकवाद विरोधी अभियानों की प्रकृति, क्षेत्रीय अस्थिरता, सैन्य रणनीति और उसके कूटनीतिक परिणाम, ये मुद्दे पेपर 3 के लिए प्रासंगिक हैं। हाँ, और विश्लेषण क्षमता तो खैर मुख्य परीक्षा के लिए जरूरी है ही। अलग अलग दृष्टिकोणों को समझना, आलोचनात्मक मूल्यांकन करना। बिल्कुल। और प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी स्थान, जैसे दोहा, अल उदीद बेस, शामिल देश, प्रमुख घटनाएं, ये सब तथ्यात्मक बिंदु महत्वपूर्ण हो सकते हैं। विचार कर सकें। ये सवाल हमारे स्रोतों से ही उपजा है, पर शायद सीधे तौर पर चर्चा में नहीं आया। क्या दोहा पर यह हमला भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता की जो पवित्रता है और तटस्थ स्थानों की सुरक्षा, उसके लिए खतरनाक मिसाल कायम करता है? और शक्ति के इस नग्न प्रदर्शन का क्षेत्र पर और वैश्विक व्यवस्था पर दीर्घकालिक प्रभाव क्या होगा? ये वाकई गंभीर सवाल है
और इनके जवाब शायद आने वाले समय में ही धीरे धीरे सामने आएंगे। इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको दोहा हमले और उसके बहुआयामी निहितार्थों की ये पड़ताल जानकारीपूर्ण और उपयोगी लगी होगी, खासकर यदि आप यूपीएससी या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या समसामयिक मामलों में गहरी रुचि रखते हैं। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई तो कृपया इस शो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यदि आपके मन में कोई और प्रश्न है या आप किसी खास पहलू पर अधिक स्पष्टता चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। सुनने के लिए धन्यवाद।